Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, Mrs. Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time, I am going to discuss with you modernization in India. मतलब भारत में आधुनिकीकरण. ये टॉपिक सोशियोलॉजी में भी पूछा जाता है और हमारे एजुकेशनल सोशियोलॉजी में भी, जहाँ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन का पोर्शन होता है, सोशियोलॉजिकल अप्रोच टू एजुकेशन होता है, उसमें मॉडर्नाइजेशन एक कॉमन टॉपिक है और हम सभी जानते भी हैं इसको, फिर भी इसकी बारीकियों से अवगत होना मतलब ज़रूरी है ताकि आप इस पर आधारित प्रश्नों के हल लिख सकें. ऐसे तो सभी समझ रहे हैं कि अच्छा आधुनिक हो गए हम, नए नए तरीके के टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने लगे, नए तरीके के गैजेट इस्तेमाल करने लगे तो आधुनिक हो गए. बट इसकी क्या डेफिनेशन है, कैसे शुरुआत हुई, कैसे, ये सब जानना ज़रूरी है. तो मॉडर्नाइजेशन की अगर बात करें तो द टर्म मॉडर्नाइजेशन जनरली रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन ए ट्रेडिशनल एग्रेरियन सोसाइटी एंड द काइंड ऑफ मॉडर्न सोसाइटी दैट इज बेस्ड ऑन ट्रेड एंड इंडस्ट्री. मतलब जनरली हम आधुनिकीकरण कहते हैं, एक ट्रांजिशन है, एक रूपांतरण है. किस फेज से किस फेज में? जो पारंपरिक कृषि प्रधान समाज से जब हम एक व्यापार और इंडस्ट्री, उद्योग आधारित समाज की ओर बढ़ते हैं या बदल जाते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं, तो वो आधुनिकीकरण कहलाता है. Thus, it should be thought of as a continuous dynamic process rather than a single state. इसलिए आपको आधुनिकीकरण को एक सतत गतिशील प्रक्रिया के रूप में समझना चाहिए, न कि एक अवस्था है. मतलब ये नहीं कि आधुनिक हो गए, आधुनिक तो होते रहेंगे ना, वो तो दिन प्रतिदिन तकनीकी बदल रही है, व्यवस्थाएं बदल रही है, एवरीथिंग इज चेंजिंग. हेंस मॉडर्नाइजेशन इज अ डायनामिक प्रोसेस, इट इज नॉट अ सिंगल या स्टैटिक स्टेट नहीं है. फिर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स दैट मॉडर्नाइजेशन कंप्राइजेस ऑफ कैन बी व्यूड एज, किस तरह से आप इसके कौन कौन से डिमेंशन हो सकते हैं, कौन कौन से इसके फीचर हैं मॉडर्नाइजेशन के. सॉरी. तो ये साइकोलॉजिकल है, मनोवैज्ञानिक में क्या रूपांतरण होगा. दी नॉर्मेटिव, कुछ इसके मानक होंगे. दी स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक रूप से भी कुछ चेंज आएंगे. एंड दी टेक्नोलॉजिकल, और तकनीकी रूप से. ये सिंह ने 1978 में बताया. दी साइकोलॉजिकल कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ modernization views individuals in the modernization process as being oriented towards mobility and innovation. यानी कि साइकोलॉजिकली हम कुछ गतिशील होंगे, हम कुछ नवाचार अपनाएंगे, ये इसका साइकोलॉजिकल कंसेप्चुलाइजेशन है. नॉर्मेटिव कंसेप्चुलाइजेशन में क्या बात होगी? नॉर्म्स एंड वैल्यूज प्रिवेल ओवर द इंडिविजुअल साइकी, thereby linking modernization to the existing cultural traditions of the west. है ना? यानी कि norms and values prevail over the individual psyche के ऊपर norms and values prevail करेंगी. The structural conceptualization revolves around external structures such as bureaucracy, democracy, economy. जब इसकी हम संरचनात्मक इसकी अवधारणा के बारे में बात करेंगे तो इसमें ब्यूरोक्रेसी आएगी, प्रजातंत्र आएगा, इकोनॉमी की बात आएगी. According to theorists such as Parsons, modern society is defined by these features. आधुनिक समाज देखिए, पहले क्या था? राज सत्ता थी, अब प्रजातंत्र है ना. पहले निरंकुश समाज था, अब निरंकुशता नहीं है. ब्यूरोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं ना. तो ये सब क्या है? आधुनिकीकरण के आयाम है. साइकोलॉजिकली आप कैसे बदले, नॉर्मेटिव कंसेप्चुलाइजेशन क्या है, स्ट्रक्चरल कंसेप्चुलाइजेशन क्या है, और लास्टली the technological conceptualization views this process purely in terms of material progress and advanced infrastructure. तकनीकी की अवधारणा के रूप में देखें तो इसमें आपकी आर्थिक रूप से उन्नति होगी और जो हमारा आधारभूत संरचना है वो एडवांस हो जाएगी. तो कहा जाएगा कि हम आधुनिकीकरण के युग में हैं या आधुनिक हो गए हैं, है ना. फिर इसके डायमेंशंस की अगर बात करें, प्रोफेसर राम आहूजा रिप्लाइज टू दिस क्वेश्चन इन द फॉलोइंग वे. पूछा गया कि कौन से भाई डायमेंशंस हो सकते हैं आधुनिकीकरण के, कौन कौन से आयाम हैं. तो उन्होंने कहा सामाजिक स्तर पे अगर देखा जाए, वी वांटेड सोशल रिलेशंस टू बी बेस्ड ऑन कंसेप्ट्स लाइक इक्वालिटी, ह्यूमन डिग्निटी एंड सोशल वैल्यूज, है ना. अगर हम कहा जाएगा कि आधुनिक हैं तो कहा जाता है ना कि हम परंपरागत रूढ़िवादिता से ऊपर उठ गए हैं, यानी कि अब हम समानता की बात करते हैं, हम मनुष्य को शूद्र और ये सब में नहीं नापते, बल्कि हम मानव को डिग्निफाइड अवस्था में देखना चाहते हैं, ह्यूमन डिग्निटी की बात करते हैं, हम सामाजिक मूल्यों की बात करते हैं, विच वुड इंश्योर सोशल मोबिलिटी, जिससे क्या होगा कि सामाजिक गतिशीलता हो सके. रिमूवल ऑफ कास्ट डिसेबिलिटीज, जो जातिगत असमानताएं हैं, जो जातिगत अयोग्यताएं हैं, हम उनको हटा सकें. भाई पुराने समय में क्या था कि शूद्र है, उसको पढ़ना नहीं है, उसको वो अछूत है, उसको कुएं से पानी नहीं लेना है ना ऑल.
लेकिन जैसे जैसे आधुनिकीकरण में हम इक्वालिटी की बात करते हैं, हम कहते हैं कि नहीं सभी मनुष्य समान हैं, ह्यूमन राइट्स है ना आपका, ये सारी बातें हैं। एमिलियोरेशन ऑफ द कंडीशन ऑफ विमेन एंड सो फॉर्थ, पहले विवाह नहीं था, सती प्रथा थी, और वो है ना जो जो सती प्रथा, पर्दा प्रथा थी, ये सारी चीजें थी। तो हम आधुनिक हो गए, तो हमने कहा कि नहीं नहीं महिलाओं की दशा सुधरनी चाहिए एंड सो फोर्थ। एंड द इकोनॉमिक लेवल वी वांटेड टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। और जो हम अगर आर्थिक स्तर पर बात करें तो हम तकनीकी उन्नति की बात करते हैं। कल्चरल लेवल पे बात करें तो हम चाहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता हो, तार्किकता हो और लिबरलिज्म हो। मतलब लिबरल, देखिए आधुनिक, हम जितने आधुनिक हम देखिए जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं या जो सेलिब्रिटीज हैं हम उनको आधुनिक मानते हैं ना, या वो आधुनिक हैं, तो वो क्या है, वो लिबरल है ना। वो हमारी तरह सोशल, जो मिडिल क्लास है, जो हम नॉर्मल मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, वो क्या है, बंधनों में जकड़े हुए हैं, वो लिबरल है। तो ये सारे जो जो डायमेंशन है वो आधुनिकीकरण के ही हैं, कि सांस्कृतिक स्तर पे हम धर्मनिरपेक्षता की, नहीं भाई कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, तार्किकता की बात होगी, और उन्मुक्तता की बात होगी। पॉलिटिकल लेवल पे क्या होगा, वे डिजायर्ड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। यहाँ पे ये नहीं होगा कि आप हैं तो आपके पिताजी थे तो आप बन जाएंगे मंत्री, ऐसा नहीं होगा। जो सरकार होगी, प्रतिनिधित्व होगा, चुनी जाएगी, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की बात होगी, achievements oriented power structure होगा, एंड a greater voice and participation for Indians in the governance of the country। चूंकि ये बात पुरानी बात है, इसलिए इन्होंने इस तरीके की बात, ये राम आहूजा शब्द जी के ही शब्द हैं, इसी तरह से कही है। दिस मीन्स फॉर एजेंट्स सेलेक्टेड फॉर मॉडर्नाइजिंग द सोसाइटी वर्क। तो कौन कौन से एजेंट्स आ गए, कैसे समाज आधुनिक बनेगा, प्लानिंग होगी उसके लिए, नियोजन होगा, शिक्षा की जरूरत पड़ेगी, कानून व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी, असिस्टेंस फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, अडॉप्टिंग द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन एंड द लाइक, है ना। ये आपको समझना होगा कि ये पुरानी बात है, तो इसलिए इस तरीके की बातें उन्होंने की है। लेकिन आज भी ये सत्य है कि सोशल लेवल पे चेंज चाहिए, आपको इकोनॉमिक लेवल पे चेंज चाहिए, आपको कल्चरल लेवल पे चाहिए, पॉलिटिकल लेवल पे चाहिए, तब जाकर आप कह सकते हैं कि आप आधुनिक हैं, है ना। एक मिनट, सॉरी। अगर इसकी परिभाषाएं देखना चाहें तो डेनियल लर्नर कहते हैं कि मॉडर्नाइजेशन इज द करंट टर्म फॉर एन ओल्ड प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज। वो कह रहे हैं कि ये एक करेंट टर्म है, तत्कालिक रूप से दिया गया पद है, लेकिन ये प्रक्रिया वही सामाजिक परिवर्तन की पुरानी प्रक्रिया को ही आपने मॉडर्नाइजेशन टर्म दे दिया है। वेयर बाई लेस डेवलप्ड सोसाइटीज एक्वायर द कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन टू मोर डेवलप्ड सोसाइटी। वो कह रहे हैं जहाँ पे जो कम विकसित समाज है वो धीरे धीरे ज्यादा विकसित समाजों की विशेषताओं को एक्वायर कर लेते हैं। S.H. Elitis ने कहा कि modernization is a process by which modern scientific knowledge is introduced in the society with the ultimate purpose of achieving a better and a more satisfactory one। वो कह रहे हैं कि आधुनिकीकरण वो प्रक्रिया है जिसमें जो आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान है वो समाज में आ जाता है, और हमारा मेन उद्देश्य ये होता है, मुख्य उद्देश्य, कि हम एक बेहतर और सेटिस्फैक्टरी समाज का निर्माण कर सकें। टेलकट पार्सन्स कहते हैं कि मॉडर्नाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन एंड फंक्शनल स्पेशलाइजेशन लीडिंग टू इंक्रीज्ड एफिशिएंसी एंड अडेप्टेबिलिटी इन सोसाइटीज। यानी कि समाजों में जो इफिशियंसी है, दक्षता है, वो बढ़ जाए, जो अनुकूलन क्षमता है वो बढ़ जाए। और ये कैसे बढ़ेगी, जब हम स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन और फंक्शनल स्पेशलाइजेशन की प्रक्रिया है, मतलब फंक्शन जो है स्पेशलाइज होते जाए, स्ट्रक्चर जो है डिफरेंशिएट होते जाए, ऐसा पार्सन ने कहा। सैमुअल हंटिंगटन ने कहा कि मॉडर्नाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंज दैट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटीज इनटू मॉडर्न सोसाइटीज। जो हमारे परंपरागत समाज है वो आधुनिक समाज बन जाएंगे। कैसे, उनमें शहरीकरण होगा, औद्योगिकरण होगा, और न्यू सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का डेवलपमेंट होगा। रोस्टो कहते हैं कि मॉडर्नाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जब आर्थिक वृद्धि और विकास होता है तो आधुनिकीकरण होता है। दैट इन्वॉल्व्स द ट्रांजिशन फ्रॉम ट्रेडिशनल सोसाइटीज टू मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी। सभी ने कहा कि ट्रेडिशनल सोसाइटी से जब हम मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी की तरफ रूपांतरित हो जाते हैं तो वो आधुनिकीकरण है। कैरेक्टराइज्ड बाय टेक ऑफ इनटू सेल्फ सस्टेन ग्रोथ, मतलब ऐसे समाज जो स्वयं अपना सस्टेन रहे, जो अपना मतलब उनका सब खान पान जो भी उनके खर्चे हैं वो उनके रिसोर्सेज से फुलफिल होते रहें। अगर हिस्ट्री की बात करें, क्योंकि आपके कोर्स में मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया है कि भारत में आधुनिकीकरण की शुरुआत कब से हो रही है, तो मॉडर्नाइजेशन कैन बी ग्लिम्स थ्रू बोथ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड कल्चरल चेंजेस। हमारे यहाँ जो इसकी संरचनात्मक रूपांतरण भी हुआ और सांस्कृतिक परिवर्तन भी हुए हैं। इट इज सेफ टू से दैट द प्रोसेस बिगेन एज अ रिजल्ट ऑफ कोलोनाइजेशन। आप कह सकते हैं कि आधुनिकीकरण की शुरुआत तभी हुई जब ब्रिटिशर्स आए।
क्यों? क्योंकि ये पहला एनकाउंटर था इंडिया का भारत के पारंपरिक समाज का एक मॉडर्नाइज्ड वेस्टर्न कंट्री से। ट्रेडिशनली द सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया वाज बेस्ड ऑन द कास्ट सिस्टम। हमारे यहाँ तो समाज जो था वो जाति व्यवस्था पर आधारित था, जो कि क्लोज्ड हायरार्किकल सिस्टम था। उसमें कोई सोशल मोबिलिटी पॉसिबल नहीं थी। कोई निचले तबके का इंसान निचला ही उसको रहना था, वैसे ही वो पैदा होता, वैसे ही मर जाता, वो एक वर्ग की बनी हुई थी, बेस्ड ऑन द नोशंस ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन। जो अशुद्ध है कि वो शुद्ध और अशुद्ध के नोशन पर यह आधारित था, है ना, कि जो शूद्र है वो अशुद्ध है। द कोलोनाइजर्स इंट्रोड्यूस द अर्लीस्ट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन वेस्टर्न एजुकेशन। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सबसे पहले पहले मॉडर्नाइज्ड वर्ल्ड, वेस्टर्न एजुकेशन, ब्यूरोक्रेसी, सिस्टम ऑफ सिविल राइट्स एंड मॉडर्न सुपरस्ट्रक्चर ऑफ स्टेट एंड इकोनॉमी की बात की। Exposure to these change agents led to the creation of a new political culture and a sense of nationalism. तब ये सब जब आ गया समाज में तो एक नई राजनीतिक संस्कृति का उदय होता है भारतवर्ष में, और एक राष्ट्रीयकरण का सेंस भी पहली बार आ रहा है। The combination of increased technology and Western education together created a change in the traditional structure. It resulted in the formation of the middle class, which was largely absent previously. ये जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही थी, ये जो वेस्टर्न एजुकेशन आ गया, जो आपके मॉन्टेसरी स्कूल्स खुल गए, जो मिशनरीज ने, जो इंग्लिश मीडियम आ गया, ये सब कुछ जो आ रहा था ट्रेडिशनल हमारे भारतीय समाज में, उससे पहली बार एक मिडिल क्लास निकल कर आता है, जो कि पहले नहीं था। पहले दो ही वर्ग थे, निम्न वर्ग, उच्च वर्ग। मध्यम वर्ग ब्रिटिशर्स के आने पे उत्पन्न हो रहा है। पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में भी यही चल रहा है। द मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस फॉलोड द सेम पैटर्न सेट ड्यूरिंग द कॉलोनियल एरा। उस वक्त से चला आ रहा प्रक्रम जो है वो स्वाधीनता के बाद भी चल रहा है। सिंस मैनी ऑफ द लीडर्स इन द नेशनल मूवमेंट हैड बीन एजुकेटेड इन द वेस्ट। आपको ये ध्यान देना होगा कि आप किसी भी उस वक्त के नेता को देख लीजिए, वो वेस्ट से पढ़कर आते थे। पता चला वकालत की पढ़ाई करने गए, है ना, वकालत करने गए, कुछ करने गए, तो जब वो वेस्ट में जाते थे तो वहां देखते थे वहां ना पर्दा प्रथा है, ना सती प्रथा है, ना कोई इस तरीके की बातें, ना कोई कास्ट को लेके ऐसी छुआछूत ऐसा कुछ है। तो उनको लगा कि इंडियन नेशन को भी ये सब अपनाना चाहिए, तभी हम स्ट्रॉन्गर और मोर प्रोग्रेसिव नेशन बन सकते हैं। इसी के परिणाम स्वरूप जमींदारी सिस्टम, प्रिंसली स्टेट एंड सेवरल अदर सिस्टम्स वर मेड इलीगल। उसके बाद ये सब इलीगल घोषित कर दिया गया। द मेन एम ऑफ द मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट इन इंडिया वाज टू मेक इंडिया एन इकोनॉमिकली डेवलप्ड एंड सोशली जस्ट एंड इगैलिटेरियन रिपब्लिक थ्रू एडवांसमेंट्स इन मॉडर्न एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और मॉडर्नाइजेशन का उद्देश्य ही यही था कि भारत एक आर्थिक रूप से सशक्त, विकसित, सामाजिक न्याय हो, जहाँ समता मूलक समाज हो, और हम शिक्षा, विज्ञान और तकनीकी में आगे बढ़ सकें। यही लक्ष्य था आधुनिकीकरण का। तो अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि विशेषताएं क्या हैं, कौन से गुण होते हैं आधुनिक समाजों के, तो एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैकेनाइजेशन। जब आप मशीनीकरण की बात करेंगे, तकनीकी का इस्तेमाल करेंगे, औद्योगिकरण होगा, शहरीकरण होगा, नेशनल और पर कैपिटा इनकम में बढ़ोतरी होगी, साक्षरता में वृद्धि होगी, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, डेवलपमेंट ऑफ मास मीडिया टेक्निक्स आएंगे, आपके सामाजिक गतिशीलता होगी, और कल्टीवेशन ऑफ नेशनल आइडेंटिटी, एक राष्ट्रीय आइडेंटिटी का भी कल्टीवेशन होता है आधुनिकता में। ठीक है, मतलब कि आप कास्ट, कलर और इन सब से ऊपर राष्ट्र को ऊपर माना जाता है। फिर अगर इसकी प्री रिक्विजिट्स की बात करें कि कौन सी पूर्व दशाएं जरूरी हैं आधुनिक होने के लिए, या किसी समाज में आधुनिकीकरण आए उसके लिए क्या जरूरी है, तो उसके लिए जरूरी पूर्व दशा है इंक्रीज्ड लेवल ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का स्तर बढ़ा हुआ होना चाहिए, मास मीडिया विकसित होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन तक सबकी पहुंच होनी चाहिए, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस डेमोक्रेटिक होने चाहिए, मोर अर्बन एंड मोबाइल पॉपुलेशन होनी चाहिए, न्यूक्लियर फैमिली इन प्लेस ऑफ एक्सटेंडेड फैमिली। जो हमारे पुराने पुराने परिवार थे एक्सटेंडेड फैमिली के रूप में, जॉइंट फैमिली के रूप में, वो न्यूक्लियर फैमिली के रूप में बदल गए ना। कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर में कॉम्प्लेक्सिटी है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, इतना आसान नहीं है। डिक्लाइनिंग पब्लिक इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन एंड डेवलप्ड मार्केट्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन प्लेस ऑफ ट्रेडिशनल वेज ऑफ मीटिंग। वो कह रहे हैं कि इस तरीके के बाजार बन गए जहाँ पे सामान और सर्विसेज का आदान प्रदान हो रहा है ना। फिर कुछ मिलते जुलते टर्म हैं जिनका कि जो कि मतलब कंफ्यूज करते हैं आपको मॉडर्नाइजेशन से। वो टर्म है संस्कृताइजेशन, अर्बनाइजेशन, और दो ही लिए शायद मैंने। तो वो क्या है और उनसे किस तरह से मॉडर्नाइजेशन अलग है।
So the concept of Sanskritization was introduced by the Indian sociologist M. N. Srinivas. He used this term to describe the process where lower castes in India adopt the customs, rituals, and practices of higher castes, particularly those associated with the Brahmins, in an attempt to improve their social status. संस्कृतिकरण, ये टर्म एम एन श्रीनिवास ने दिया. इन्होंने कहा कि ये टर्म क्या है. वो कह रहे हैं जहाँ पे भारतवर्ष में जो निचली जातियां हैं वो ऊपर की जातियों के, ऊपर की जाति मतलब जनरली ब्राह्मण्स के कस्टम, रिचुअल और प्रैक्टिसेस को अपनाती हैं, जिससे उनको ये लगता है कि एक उनका प्रयास है ताकि उनके सोशल स्टेटस में वृद्धि हो सके. तो सेंसिटाइजेशन का फोकस क्या है? प्राइमरीली विद इन द कास्ट सिस्टम है, और इसका मेन का फोकस क्या है कि हम सोशल मोबिलिटी पा सकें. लोअर कास्ट अडॉप्ट द कल्चरल प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स. गोल क्या है कि हमको सोशल रिकॉग्निशन मिल जाए. और एग्जाम्पल क्या है कि ये लोअर कास्ट अडॉप्टिंग ब्राह्मणिकल रिचुअल्स, डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस की हम व्रत रखेंगे, हम अपनी लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस ये वो जो ब्राह्मण्स कर रहे हैं वो करेंगे ताकि हमारी समाज में थोड़ी सी रिकॉग्निशन बढ़ जाए. तो ये आधुनिकीकरण नहीं है, ये दूसरी बात है. वेस्टर्नाइजेशन, अच्छा, सेंसिटाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, ये तीन टर्म्स हैं जो मॉडर्नाइजेशन से कंफ्यूज हो सकते हैं. पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण अलग अलग है. The term westernization was primarily introduced and popularized by M.N. Srinivas. ये भी M.N. Srinivas ने ही ये term दिया है. He used it to describe the changes in Indian society and culture resulting from contact with Western society, है ना, ड्यूरिंग द कोलोनियल पीरियड. जब ब्रिटिशर्स आए तो पश्चिमीकरण भी आया. श्रीनिवास ऑल्सो डेवलप रिलेटेड कंसेप्ट ऑफ सेंसिटाइजेशन, ये बात हो गई. मॉडर्नाइजेशन देखिए क्या है, ओवरऑल प्रोसेस ऑफ सोसाइटल डेवलपमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन है. मतलब कि पूरे समाज में विकास हो रहा है, रूपांतरण हो रहा है. इसमें आर्थिक भी है, तकनीकी भी है, सामाजिक भी है, राजनीतिक भी है. लेकिन वेस्टर्नाइजेशन क्या है, एक स्पेसिफिक प्रोसेस है, अडॉप्टिंग वेस्टर्न कल्चर नॉर्म. हम छुरी कांटे से खाने लगे तो ये वेस्टर्नाइजेशन है. हम नमस्ते के की बजाय गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट करने लगे तो ये वेस्टर्नाइजेशन है. While westernization is a part of the broader modernization, यानी कि मॉडर्नाइजेशन के अंदर वेस्टर्नाइजेशन आता है, एंड इट फोकसेस ऑन इमुलेटिंग वेस्टर्न मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट एंड लाइफस्टाइल. हम सोफे पे बैठने लगे, हमने अपना बैठने उठने का तरीका बदल लिया, ये वेस्टर्नाइजेशन है. यानी कि बड़ा स्तर पे मॉडर्नाइजेशन है और उसका एक छोटा सब पार्ट वेस्टर्नाइजेशन है. अर्बनाइजेशन, ये तो आप साफ अलग समझ सकते हैं, ये शहरीकरण है. लोग गांव से उठकर शहरों में जाने लगे, ये शहरीकरण है. ये आधुनिकीकरण का हिस्सा है. आधुनिकीकरण से लेकिन ये आधुनिकीकरण तो नहीं है. The well-defined term urban is adopted in India in the 1961 census. जो 1961 का जनगणना हुई उसमें पहली बार शहरी शब्द को अच्छी तरह से डिफाइन किया गया. Urbanization is the process of concentration of people in a particular territory or a well-defined area. मतलब एक पर्टिकुलर टेरिटरी में बहुत ज्यादा लोग रहने लगे, गांव से उठकर शहरों की तरफ आने लगे, ये शहरीकरण है. अकॉर्डिंग टू मिचेल, अर्बनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अर्बन. हम शहरी हो रहे हैं, हम शहरों की तरफ आ रहे हैं, चेंजिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर टू अदर परस्यूट्स कॉमन टू सिटीज. ऑफन accompanies मॉडर्नाइजेशन. अक्सर ये आधुनिकीकरण के साथ साथ चल रहा है, लेकिन ये अर्बनाइजेशन कैन प्रोपेल मॉडर्नाइजेशन. आधुनिकीकरण से आप शहरीकरण से आप आधुनिकीकरण को बढ़ा सकते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है. मॉडर्नाइजेशन ऑफन फ्यूल्स अर्बनाइजेशन. अक्सर आधुनिकीकरण से शहरीकरण बढ़ता है क्योंकि हम शहरों की तरफ जा रहे हैं, हम आधुनिक हो रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमने अपना लिया, हमने अपना एग्रीकल्चरल ट्रेड बदल दिया, हम इंडस्ट्री में काम करने लगे, इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो गई थोड़ी बहुत, हमको जॉब और अपॉर्चुनिटीज भी अगर सिटीज में मिल गई. तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के घटक हैं, लेकिन दोनों अंतर है. मॉडर्नाइजेशन इज द ब्रॉडेस्ट टर्म इन विच सेंसिटाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन हैज बीन इंक्लूडेड. तो इम्पैक्ट क्या है इसका? आर्थिक प्रगति हो रही है, सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, कल्चरल इम्प्लीकेशन भी है, और इन्वायरमेंटल कंसर्न. हम आधुनिक बनने की होड़ में ही हमने वातावरण का बिगाड़ कर दिया है, वातावरण का हमने डिग्रेडेशन कर दिया है ना. और चैलेंजेस क्या है? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जो गरीब है वो और गरीब हो रहा है, जो अमीर है वो और अमीर हो रहा है. ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया भी है और करप्शन बढ़ रहा है ना. ये सब इसके चैलेंजेस हैं. तो ये एक बड़ा ऐसे लिखने के लिए, आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के लिए, आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के लिए, और आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, मॉडर्नाइजेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एजुकेशनल सोशियोलॉजी एंड वी मस्ट नो अबाउट इट. So it is all from my side. Thank you, and don't forget to like and subscribe my channel, Explore Education.